दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो वो घड़ी आ चुकी है जिसका कब से हमें इंतजार था, यानी सुजलॉन एनर्जी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने आ चुका है। प्रमोटर होल्डिंग में कौन कौन है, इसके अलावा बड़े इंस्टीट्यूशन ने कैसी होल्डिंग ली हुई है और जनरल पब्लिक के पास कितने शेयर है, म्यूचुअल फंड की कितनी होल्डिंग है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। पूरे यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम अच्छे से समझेंगे। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऑफशोर विंड के लिए बिड लाने की तैयारी कर ली है और ये एक बहुत बड़ा फैसला है। इसके बाद में सुजलॉन के लिए बहुत सारी राह आसान हो सकती है, क्योंकि अगर विंड एनर्जी के लिए बिड आती है तो उसमें सुजलॉन के लिए सबसे ज़्यादा मौका है और एक तरह से देखें तो प्लस पॉइंट भी है, क्योंकि सुजलॉन के पास वो सारे काबिलियत है कि वो बिड आराम से जीत सकते हैं। इससे पहले उन्होंने बहुत सारी डील की है जिसमें उन्होंने बहुत सारी कामयाबी हासिल की है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। स्टॉक के अंदर थोड़ी सी हमने गिरावट भी देखी और स्टॉक 8 के नीचे क्लोज भी हुआ है, जो एक वीकनेस का सिग्नल है, क्योंकि 8 के ऊपर ही इसका मजबूत सपोर्ट है और 8 का सपोर्ट टूटेगा तो फिर वापस टेंशन क्रिएट होता है। और इसके पीछे वजह भी ये है कि पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से देख रहे कि एफआई बाजार से फिर से बिकवाल बन चुके। हमने देखा है कि पिछले 3-4 ट्रेडिंग में एफआई लगातार बिकवाली कर रहे हैं और उनकी बिकवाली सुजलॉन में भी होती है। ऐसे में सुजलॉन के स्टॉक के नीचे आना लाजमी है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले सुजलॉन के कारोबार को देखें। स्टॉक की शुरुआत 8.05 पर हुई, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई। कल की क्लोजिंग 8 की थी। इंट्राडे में 7.95 का लो बना और हाई है वो 8.10 का। अंत में क्लोजिंग 7.95 पर रही, यानी जो दिन का लो है उसी के आसपास क्लोजिंग रही। ये वीकनेस सिग्नल है 0.63% की गिरावट के साथ। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आई है सुजलॉन एनर्जी की तरफ से। अपने मार्च एंड के जो टोटल इनका जो आउटस्टैंडिंग जो इनका बोरोइंग है उसकी जानकारी दी गई है। तो कंपनी ने यहाँ पे देख सकते हो कि करीब 2742.75 करोड़ रुपये का कर्ज लिया हुआ है और इसकी जानकारी एक्सचेंज को साझा की गई है। फिलहाल इसके ऊपर कोई रेटिंग नहीं दी गई है। जो भी इन्होंने कर्ज लिया है उसके ऊपर किसी रेटिंग एजेंसी की तरफ से कोई रेटिंग नहीं है और आप देख सकते हो इसकी जानकारी BSE एक्सचेंज को दी गई है। इसके अलावा सुजलॉन एनर्जी ने अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी रिलीज कर दिया है, जिसकी जानकारी भी यहाँ पे एक्सचेंज के साथ शेयर की गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग देख सकते हो इस समय आपको अनचेंज दिखाई देगी। 14.50% की प्रमोटर की होल्डिंग है जो पहले भी थी। 80.77% के शेयर इनके गिरवी रखे हुए और ये भी अनचेंज है। इसके अलावा FI की होल्डिंग देखें तो यहाँ पे आपको कम होती थोड़ी सी दिखाई देगी। 7.65% थी Q3 में, इस समय 7.64% है, यानी कम हुई है लेकिन बहुत ही कम, मामूली सी हुई है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है कि FI की संख्या बढ़ी है। पहले 143 FI थे Q3 में, जो बढ़ के 150 हो गए, यानी FI की पसंद बना हुआ है अभी भी सुजलॉन और लगातार FI यहाँ पे निवेश कर रहे हैं और इसीलिए संख्या बढ़ती हुई ये इशारा कर रही है। म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग कम किया, देख सकते हो 0.22% के आसपास होल्डिंग थी जो इस समय 0.08% रह गई है। तो काफ़ी ज़्यादा म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को कम किया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि म्यूचुअल फंड की संख्या भी यहाँ पे बढ़ी है, यानी भले ही होल्डिंग कम हुई हो लेकिन म्यूचुअल फंड यहाँ पे जरूर बढ़े। उनका यहाँ पे देख सकते हो कि रुझान बढ़ा है। पहले 7 थे, इसकी जगह पे अब 8 म्यूचुअल फंड हो चुके हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग भी कम हुई है। आप देख सकते हो कि 13.48% थी, इस समय 13.20%, मामूली से होल्डिंग यहाँ पर भी कम हुई है। अब यहाँ पर अगर हम इसके अलग अलग होल्डिंग को देखें, अब अच्छे से समझ में आएगा आपको। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग में देखें तो सबसे ऊपर आपको होल्डिंग दिखाई देगी, यहाँ पे देख सकते हो रंबाबेन उका भाई की, जिनकी 3.79% की होल्डिंग है। इसके बाद गिरीश आर तांती जिनकी 0.80% की होल्डिंग है। फिर तुलसी आर तांती, और अभी देख सकते तुलसी आर तांती नहीं है तो उनके भाई आपको विनोद तांती दिखाई देंगे। जितेंद्र आर तांती उनके बेटे और ट्रस्टी जो है उनके फैमिली के, उनकी 0.42% की होल्डिंग है। उसके बाद विनोद आर तांती, और आप देख सकते हो कि ये रणछोड़ भाई रामजी भाई HUF, उनकी 0.42% की होल्डिंग है। विनोद आर तांती के पास 0.24% की होल्डिंग है। इसके अलावा देखें तो आप देखो प्रणव टी तांती, और ये आप देख सकते हो कि जो फाउंडेशन है इनका रणछोड़ भाई HUF, उसकी 1.14% की होल्डिंग है। जितेंद्र आर तांती जो तुलसी तांती के बेटे हैं, उनकी 0.07% की होल्डिंग है। तुलसी आर तांती की 0.04% की होल्डिंग है। गीता टी तांती जिनकी होल्डिंग यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगी। और इसके अलावा तांती होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की 5.63% की होल्डिंग है। इसके अलावा समन्वय होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड की 2.93% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये सारी प्रमोटर ग्रुप में होल्डिंग है। तो अलग अलग बहुत सारी होल्डिंग है जिसमें प्रमोटर कोटे में आपको दिखाई देगी। म्यूचुअल फंड की यहाँ पे 0.08% की होल्डिंग है और टोटल 8 म्यूचुअल फंड है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 1 की बात करें तो यहाँ पे आपको 6.46% की होल्डिंग दिखाई देगी और ऐसे 104 है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग देखें तो यहाँ पे आपको 1.04% दिखाई देगी और ये इनकी संख्या 2 की है।
यहाँ पे एक देख सकते हो एलएम पार्क फंड लिमिटेड की भी 1.04% की होल्डिंग है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग अगर देखें तो 1.04% के आसपास है। इसके अलावा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 2.14% की होल्डिंग है। अब यहाँ पे अगर हम बैंक की बात करें तो बैंकों की होल्डिंग 4.35% के आसपास है, जिसमें आप देख सकते हो IDBI बैंक की 1.54% की होल्डिंग है, बैंक ऑफ बड़ौदा की 1.24% की होल्डिंग है। अब यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो 1.12% की होल्डिंग है, और ये जो इंश्योरेंस कंपनी है यह है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया यानी LIC की होल्डिंग 1.12% के आसपास है। तो ये देख सकते हो कि इसने LIC में भी अपना निवेश को बनाए रखा है। इसके अलावा दूसरी जो बैंकें हैं उसमें सिर्फ बैंक यहाँ पे सिर्फ 2 ही है, IDBI बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। दूसरी बैंकों ने जो सारा कर्ज लिया था वो प्राइवेट जो फाइनेंस कंपनियां सरकार की उन्होंने उनके ऊपर ले लिया, तो वैसे ये यहाँ से बैंक की होल्डिंग यहाँ पे आपको जाते हुए दिखाई देगी। अब ऐसे इन्वेस्टर जिन्होंने 2 लाख रुपये से ज़्यादा निवेश किया हुआ है वो 19.24% की होल्डिंग है, और ऐसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिनकी होल्डिंग 2 लाख से नीचे है वो 27.5% के आसपास है, यानी छोटे इन्वेस्टर ने यहाँ पे निवेश काफ़ी ज़्यादा किया हुआ है। और एनी अदर स्पेसिफाई में 1.64% की होल्डिंग है। HUF की बात करें तो 1.5% की होल्डिंग है। क्लियरिंग मेंबर की होल्डिंग यहाँ पे 0.06 है, और ट्रस्ट आपको दिखाई नहीं देगा। बॉडी कॉर्पोरेट की होल्डिंग 18.09 है। तो यहाँ पे कुछ बड़े फंड हाउस की होल्डिंग है जिसमें इंडिया के इन्वेस्टर है, जिसमें आपको देखो कैनन रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, सन फेस्टिन जिनकी 1.93% की होल्डिंग है। इसके अलावा सुरक्षा बिल्ड वेल जिनकी 1.54% की होल्डिंग है। आदित्य थर्मल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड इनकी होल्डिंग 1.41% की है। इसके अलावा देखें तो सन पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड की होल्डिंग भी यहाँ पे 1.41% दिखाई देगी। इसके अलावा देखें तो सन न्यू स्टार डेवलपर्स की होल्डिंग यहाँ पे 1.19% है। इसके अलावा रियल गोल्ड डेवलपर्स 1.19% की होल्डिंग उनकी भी है। अमरीक सिंह एंड सन्स क्रेन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की 1.16% की होल्डिंग है। आदित्य देखो मीडिया सेल्स लिमिटेड जिनकी 1.12% की होल्डिंग है। इसके अलावा देखें तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 1.07% की होल्डिंग है। NRI की बात करें तो उनकी 1.42% की होल्डिंग है। फॉरेन कंपनीज की होल्डिंग यहाँ पे 4.32% की है। और इसके अलावा बालग्रेव इन्वेस्टमेंट फंड है जिन्होंने 4.32% की होल्डिंग ली हुई है। तो यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि जनरल पब्लिक के पास जो होल्डिंग है उसमें सारी जो होल्डिंग है जनरल पब्लिक की नहीं है, बल्कि यहाँ पे देख सकते हो कि ये जनरल पब्लिक की होल्डिंग जो है उसमें बाकी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनकी होल्डिंग भी है। जनरल पब्लिक के पास आप देख सकते हो इस समय जो होल्डिंग है लगभग वो आपको 50% से भी नीचे दिखाई देगी, लगभग 45% के आसपास। बाकी की जो होल्डिंग है उसमें कुछ बड़े इन्वेस्टर है जिसमें सन फार्मा ग्रुप भी है। अब यहाँ पे कुछ बड़े म्यूचुअल फंड है जिनकी होल्डिंग भी चेक कर ले तो यहाँ पे आदित्य बिरला सन लाइफ की बात करें तो 52.48 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। यहाँ पे एक्सिस निफ्टी स्मॉल कैप 50 का यहाँ पे 50.18 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी स्मॉल कैप ने यहाँ पे 71.76 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी फंड 500 फंड ने 394 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसके अलावा ICICI प्रूडेंशियल S&P BSE 500 की बात करें तो 78.88 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है। HDFC S&P BSE 500 की बात करें तो 3.32 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। HDFC स्मॉल कैप 250 का 3.80 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 का 315 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा एडलवाइज निफ्टी स्मॉल कैप 250 का 8.13 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 का 164 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 का 390 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा कोटक निफ्टी अल्फा 50 का 64 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। क्वांट स्मॉल कैप का यहाँ पे 3578 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट है, यानी क्वांट ने यहाँ पे ज़बरदस्त खरीदारी की हुई है। तो ये कुछ बड़े म्यूचुअल फंड है इंडिया के जिन्होंने यहाँ पे जम के खरीदारी करी है, और ये काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, सरकार जल्द ही ऑफशोर विंड के लिए बिड लाने जा रही है और इसकी तैयारी कर ली है। यहाँ पे तो जो अपडेट निकल के आ रही है, सरकार ऑफशोर विंड लाने जा रही है। इसमें देखो सबसे बड़ी बात है कि जो कॉस्ट है, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से देखें तो इस समय कम हो सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट में ऑफशोर विंड के लिए जो इंस्टॉल कैपेसिटी बनाने में उसमें देखो पर यूनिट जो कॉस्ट आ रही है उसमें 7 से 8 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से आ रही है गुजरात में। और आप देख सकते हो इसको नीचे लाके 4.5 रुपीज़ तक लाना है 2030 तक, यानी जब तक ये पर यूनिट कॉस्ट नीचे नहीं आएगी तो लोग इसको अपनाएंगे नहीं, क्योंकि जो परंपरागत ऊर्जा उसके मुकाबले इस समय विंड एनर्जी के माध्यम से जो बिजली का जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो काफ़ी महंगा होता है, और इसीलिए इसको सरकार को किसी भी तरह से इसकी कॉस्ट कटिंग करनी है, इसको नीचे लाना है। और इसीलिए सरकार चाहती है कि जो विंड एनर्जी के निर्माण में जो खर्चा है उसमें सरकार किसी भी तरह से बचत करने की कोशिश करे, कंपनियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करे, उनको किसी तरह से मदद करे, उनको सब्सिडी दे जिससे कॉस्ट है कम हो।
दूसरा इसका रास्ता एक और है कि ऐसी टेक्नोलॉजी आजमाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लेटेस्ट विंड लगाई जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का निर्माण हो और खर्च में कटौती आए। फिलहाल 2 स्कीम लाई गई ऑफशोर विंड के लिए, जिसमें आप देख सकते हो 3000 मेगावाट के विंड कैपेसिटी का प्रोजेक्ट लाने हैं, जिसमें आप तमिलनाडु और गुजरात में ये बिड लाई जाएगी। 2030 तक करीब 37 गीगावाट के यहाँ पे ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट लाए गए, जो VGF स्कीम के तहत और नॉन VGF स्कीम के तहत, और इसमें 2 राज्यों को चुना गया, जिसमें गुजरात और तमिलनाडु शामिल है। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है और जल्दी ही यहाँ पे इसमें कामकाज शुरू होने वाला, जिससे सुजलॉन के लिए काफ़ी मौके निकल कर आ गए। सुजलॉन ऑलरेडी पहले से इन 2 राज्यों में उनकी प्रेजेंस काफ़ी अच्छी है, तो मौका बहुत शानदार है सुजलॉन के लिए। आने वाले इसमें इसका फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा। तो अभी हमें इसमें एक लंबा नजरिया लेकर निवेश के बारे में सोचा शुरू कर देना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।